जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीव विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में। देखिए आपका पेपर 3 मार्च को होने वाला है बायोलॉजी का, इसलिए भैया ध्यान से पढ़ो, ध्यान दो अपने एग्जाम पर। क्योंकि काफी बच्चों को ऐसा देख रहा हूं मैं कि डिप्रेशन की वजह से वो अपना तैयारी नहीं कर पा रहे। भैया तुम ही बताओ, क्या डिप्रेशन से कुछ होगा, टेंशन लेने से कुछ होगा? भैया टेंशन ना लेकर यदि हम अपने एग्जाम पर फोकस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं, जो आने की गारंटी है, उनको यदि हम तैयार करें तो भैया हमारा एग्जाम बढ़िया से बढ़िया जा सकता है। ठीक है, देखिए आज के इस वीडियो में हम 3 मार्च के लिए जीव विज्ञान के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। और ये जो प्रश्न है भैया, ये हर साल आने वाले प्रश्न है। जल्दी इन प्रश्नों को तैयार कर लो, टेंशन और मेंशन छोड़ो, इन प्रश्नों को तैयार करो, क्योंकि यही प्रश्न आपको 3 मार्च को पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी विषय की तैयारी जोरदार तरीके से कराई जा रही है और कराई जाएगी। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चनों को हम पीडीएफ में देखेंगे। तो चलिए फोन की स्क्रीन पर चलते हैं। तो चलिए यहां पर क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं होगा उसको नोटबुक में नोट करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, इसको आंसर के साथ बताऊंगा और आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि सेव को आभासी फल क्यों कहते हैं? इसमें पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो मैंने आंसर काफी आसान भाषा में लिखा है कि निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है, वह पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं, ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं। लेकिन यदि फल का विकास अंडाशय से ना होकर पुष्प किसी अन्य भाग से होता है तो ऐसे फल को हम क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। इसमें प्रमुख रूप से पुष्पासन भाग फल की रचना करता है। इतना अगर आप लिख देंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए समय बर्बाद न करते हुए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बहुभुणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मैंने लिखा है कि जब किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का विकसित होता है, जब किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो तो इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष की उपस्थिति के कारण होता है। ये क्यों होता है? ये बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष की उपस्थिति के कारण होता है, जैसे पाइनस और संतरा में होता है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हम लिखेंगे कि प्राग नलिका में दोनों नर केंद्रक नर युग्म की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? नर युग्म की तरह कार्य करते हैं। तथा भ्रूण कोष में पहुंचने के बाद एक नर युग्म अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है, तो दूसरा नर युग्म द्वितीयक केंद्राशय से निषेचित हो जाता है। एक कहां से निषेचित होता है? अंड कोशिका से, और दूसरा कहां से निषेचित होता है? द्वितीयक केंद्रक से। ठीक, अर्थात यहां पर एक ही भ्रूण कोष में 2 बार निषेचन होता है। यहां पर एक ही भ्रूण कोष में कितने बार निषेचन होता है? 2 बार। इसी प्रक्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं। एक ही भ्रूण कोष में 2 बार निषेचन होने की क्रिया को या प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि आवर्त चक्र क्या है? आवर्त चक्र का कौन सा हार्मोन नियमन करते हैं? तो लिखेंगे कि मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र या मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है, यानी बच्चा पैदा करने के लिए सक्षम हो जाती है। आवर्त चक्र का नियमन करने वाले हार्मोन एलएच तथा एफएसएच हार्मोन है। बस इतना आप लिख देंगे, भैया टीचर एकदम बवाल तरीके से खुश हो जाएगा। तो आसान भाषा में लिखा है कि नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अपरा क्या है? इसके मुख्य कार्य लिखिए। अपरा क्या है? इसके मुख्य कार्य लिखिए। तो हम लिखेंगे कि वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषण पहुंचाता रहता है और भ्रूण वृद्धि करता है, उस अंग को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं।
इसका कार्य क्या है? इसका पहला कार्य है इसके द्वारा भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। दूसरा कार्य है इसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ भ्रूण से रुधिर में पहुंचते हैं। तीसरा कार्य अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु को जन्म में सहायक होते हैं। इसका आंसर ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सकीय गर्भधारण संपापन से आप क्या समझते हैं? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें गर्भ अवधि पूर्ण होने से पहले ही गर्भपात कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित होती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बलात्कार एवं असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ शिशु एवं जन्मजात रोग आदि दशाओं में गर्भ संपन्न कराना होता है। लेकिन आज के समय में इसका दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या में किया जाता है, जिसे सरकार ने गैर कानूनी बताते हुए इस पर रोक लगाने का कानून बनाया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उलविभेदन या एमनीसेंटोसिस पर टिप्पणी लिखिए। तो यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्र असमानता तथा अन्य अव्यवस्था की जानकारी के लिए किया जाता है। इसका उपयोग करके क्या किया जाता है? गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्रों की जानकारी के लिए किया जाता है। इसमें गर्भाशय में एमनियोटिक द्रवों का इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है तथा इस द्रव का नमूना लेकर उसमें गुणसूत्र की असमानताओं का निरीक्षित किया जाता है। लेकिन इसके द्वारा लिंग की भी जांच होती है। यही कारण है कि आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जा रहा है। भारत सरकार ने लिंग परीक्षण के गैर कानूनी घोषित किया है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? तो लिखेंगे मधुमक्खियों में तीन प्रकार से मधुमक्खी में लिंग निर्धारण होता है। पहला रानी मधुमक्खी, दूसरा तीन प्रकार की होती है मधुमक्खी। पहला रानी मधुमक्खी, दूसरा श्रमिक मधुमक्खी और तीसरा नर या ड्रोन मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी का विकास निश्चित अंडे से होता है। श्रमिक मधुमक्खी का विकास भी निश्चित अंडे से होता है, जबकि नर मधुमक्खी का विकास अनिश्चित अंडे से होता है। रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम सिर्फ संतान उत्पन्न करना होता है, जबकि श्रमिक मधुमक्खी का काम फूलों से मधुरस इकट्ठा करना होता है। श्रमिक मधुमक्खी में लैंगिक अंग अविकसित होते हैं। देखें यहाँ पर 3 प्रजाति है, बस 2 ही प्रजाति बच्चे पैदा कर सकती है और एक खटती है और उन दोनों की पाल पोष करती है। डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं? इसे मंगोली जड़ता क्यों कहा जाता है? तो जब गुणसूत्रों की संख्या में अनियमित होती है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय 47 हो जाती है, तो इसके कारण उत्पन्न रोग को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। गुणसूत्रों के बढ़ोतरी के कारण जो रोग उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ऐसे व्यक्ति का सिर गोल, ओंठ नीचे की ओर लटका हुआ, त्वचा खुरदरी, आंखें तिरछी तथा मुंह हर समय खुला रहता है। यह बदबुद्धि के होते हैं तथा इस रोग के पीड़ित व्यक्ति मंगलों की भांति दिखाई देता है। इसी कारण इसे मंगोली जड़ता भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो डीएनए फिंगरप्रिंट एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी खुनित, बलात्कारी, अपराधी तथा पृथक की जांच की जाती है। इस तकनीक में व्यक्ति के डीएनए में पाए जाने वाले विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है। इसे सर्वप्रथम अलेक जेफरी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए व्यक्ति के रुधिर यानी कि खून, लार, बाल वीर्य, योनि द्रव्य या अन्य पदार्थ से डीएनए लेते हैं तथा इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लेते हैं तथा उसमें समानता को देखते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है अवशेषी अंग क्या है? मनुष्य के किन्हीं 2 अवशेषी अंगों का नाम लिखिए। तो लिखेंगे कि जीवधारी के पूर्वकालिक क्रियाशील अंग जो जीवधारी द्वारा उपयोग ना की जाने के कारण अवशेषित हो गए हैं एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, ऐसे अंग को अवशेषी अंग कहते हैं। जो भविष्य में समाप्त हो जाएंगे ऐसे अंग को क्या कहेंगे? अवशेषी अंग कहेंगे। मनुष्य में पाए जाने वाले कुछ अवशेषी अंग इस प्रकार हैं, जैसे कर्णपल्लव, पेशिया, शरीर का बाल, अकल, दाढ़, क्रीम और परिशेषिका आदि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहां पर आपको है, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। अगला ये टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो लिखेंगे कि मृत निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों या उनके उत्पादों से बने पदार्थ अर्थात टीकों के शरीर में प्रवेश करने की प्रक्रिया को ही टीकाकरण कहते हैं।
टीके को शरीर में प्रवेश करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे पलिलियो, डिप्टीरिया, काली झांसी, टिटनेस, चेचक आदि रोगाणुओं के विरुद्ध सक्रिय उपर्जित प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल के कुप्रभाव का वर्णन कीजिए। भैया एल्कोहल से कम कुप्रभाव पड़ रहा है क्या? बहुत पड़ रहा है भैया, बहुत। एल्कोहल का सामान्य रूप से शराब या मदिरा के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला मादक पेय पदार्थ है, जिसका उपयोग आज के समय में युवाओं में बहुत ही तेजी से हो रहा है। एल्कोहल के निम्नलिखित कुप्रभाव हैं। पहला, इसके अत्यधिक सेवन से बेहोशी, कोमा या मृत्यु हो सकती है। दूसरा, एल्कोहल के अत्यधिक सेवन व्यक्ति बर्बरता तथा हिंसा रूप ले लेता है। तीसरा, धन की कमी होने के कारण व्यक्ति इसके सेवन के लिए चोरी का सहारा लेने लगता है। चौथा, गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों में इसके उपयोग से गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये इसके कुप्रभाव रहे भैया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है इंटरफेरॉन क्या है, इसका महत्व समझाइए। तो इंटरफेरॉन केसरुकी जंतुओं में विषाणु से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है, जो इन कोशिकाओं को जीवाणु से संक्रमण विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। चूंकि इसके द्वारा अतः कोशिकाओं विषाणु के गुणन को रोका जाता है, इसके लिए इसे इंटरफेरॉन कहा जाता है। इंटरफेरॉन विषाणु के केंद्रीय अम्ल संश्लेषण तंत्र को बाधित करते, किंतु ये किसी भी प्रकार का कोशिका को उपचार में कोई बाधा नहीं डालता है। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक किसे कहते हैं? किन्हीं दो प्रतिजैविक का नाम लिखिए। तो आंसर लिखेंगे कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए गए रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध हो सकते हैं या रोकते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। वर्तमान समय में लगभग 7000 प्रतिजैविक की खोज हो चुकी है। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस, बायोगैस क्या है? बायोगैस के उपयोग लिखिए। तो बायोगैस विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा मेथेन 50 से 70% की होती है। यह ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। यह एक ऊर्जा का क्या प्रमुख स्रोत है? बायोगैस का निर्माण मानव मल एवं पशुओं की गोबर में होता है, इसी कारण इसे गोबर गैस कहा जाता है। इसका उपयोग भी आपको देखने के लिए लिख दिया है मैंने। पहला, खाना बनाने में। दूसरा, आटा चक्की अन्य मशीन चलाने में। तीसरा, प्रकाश उत्पन्न करने में। चौथा, गैस के निर्माण के बाद बचे अपशिष्ट का उपयोग खाद्य के रूप में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बीटी फल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमने लिखा है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई ऐसी फल जिसमें बैसिलस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है, इसे बीटी फल कहते हैं, फसल कहते हैं। यह जीवाणु बीटी विष उत्पन्न करता है। जब कोई कीट फसल को खाता है तो यह विष उसके आहार नाल को क्षतिग्रस्त कर देती है और वह कीट मर जाता है। इसका इस्तेमाल मरने के। यह फसल कीट प्रतिरोधी होती है, जैसे बीट फसल, बीटी बैगन आदि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैविक खाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, विभिन्न प्रकार के जीवों अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, इन्हें ही जैव उर्वरक कहा जाता है। यह ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा की उत्पादन शक्ति बढ़ाते हैं या फसलों को अकार्बनिक पोषण पदार्थ उपलब्ध कराते हैं, जैसे राइबोजोप्सियम, नास्टक, इनाबलिन आदि। ये रासायनिक उर्वरक की तुलना में अत्यधिक उपयोगी होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें तैयार करने की पूरी कोशिश कीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्लाज्मिड कहाँ पाए जाते हैं? इनके प्रमुख गुण लिखिए। तो किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है जो गुणसूत्र के डीएनए से अलग हो और स्वतंत्रता से अपने प्रतिरूप बना सके, इसे प्लाज्मिड कहते हैं। यह अधिकतर बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार दो रज्जुओं वाले डीएनए अणुओं के रूप में मिलते हैं। ठीक है। प्लाज्मिड के गुण आपको निम्नलिखित मिल जाएंगे, जैसे पहला, इनमें स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है। दूसरा, ये स्वतंत्र रूप से असागंत होते हैं। तीसरा, इन पर प्रतिजैविक प्रतिरोध जिन स्थित होते हैं। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीसीआर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पीसीआर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पीसीआर एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कम समय में जीन की कई प्रतिक्रियाओं का संश्लेषण किया जाता है। इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण थर्मल साइक्लर का उपयोग किया जाता है।
पीसीआर चक्र में विशेष रूप से 3 चरण होते हैं। पहला निष्क्रियकरण, तापोनिशील और विस्तार, ये 3 चरण। अगले क्वेश्चन, बायोरिएक्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हम लिखेंगे कि बायोरिएक्टर एक बड़े बर्तन के समान होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पादपों, जंतुओं या मानव कोशिकाओं के संवर्धन से प्राप्त कच्चे पदार्थों के जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों तथा एंजाइमों आदि में परिवर्तित किया जाता है। बायोरिएक्टर वांछित उत्पादन की प्राप्ति के लिए अनुकूल परिस्थिति, ताप, पीएच, विटामिन, लवण या ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है। ठीक है ना। चलिए, इसका उपयोग सबसे पहले विडोलक हॉज ने सबसे पहले किया था। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि प्राजीनी जंतु किसे कहते हैं। तो ऐसे जंतु जिनके जीन में जीनी अभियांत्रिक द्वारा फेरबदल करके एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाता है, उसे पारजीनी जंतु कहते हैं। यह जीन अपना लक्षण व्यक्त करता है तथा इससे एक नई प्रजाति का विकास होता है, जैसे डाली भेड़, कागा गाय, मीरा बकरी आदि। इनका उपयोग सामान्य शरीर के क्रियाविधि व विकास, रोगों का अध्ययन, जैविक उत्पाद एवं टीका आदि के लिए किया जाता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जीन चिकित्सा के अंतर्गत मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ एवं क्रियाशील जीन में बदला जाता है। जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों को सुधार किया जाता है। ठीक है। इसमें रोगों को उपचार के लिए जीन का व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति करके उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। और जीन की चिकित्सा का पहला प्रयोग सन 1990 ईस्वी में एक चरण वर्षीय लड़की एडिनोसिन डायमेनिजेज की कमी के दूर करने के लिए किया गया था। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सहभोजिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सहभोजिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे जीव को ना लाभ होता है ना हानि होता है, इस संबंध को सहभोजिता कहते हैं, जैसे आम के पेड़ तथा आक्रीड में संबंध। चलिए, ये उदाहरण भी लिख दीजिएगा, उदाहरण लिखना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ऐसे जीवों जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। परजीविता दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को हानि होता है। ठीक है ना। जो भोजन प्राप्त करता है उसे लाभ होगा और जिसके शरीर से वो भोजन प्राप्त करता है उसे क्या होता है, हानि होता है। सहोपकारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो होपकारिता दो प्रजातियों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें दोनों जातियों को एक दूसरे के कारण लाभ होता है, क्योंकि दोनों जातियां एक दूसरे पर निर्भर होती है, जैसे पादप तथा शैवाल में संबंध। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो लिखे हमने कि जीवों के बीच स्थान, भोजन, जल, खनिज, लवण तथा अन्य संसाधन के लिए जब संघर्ष होता है तो इस क्रिया को स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जब यह स्पर्धा एक ही जाति के जीवों के बीच होती है तो इसे अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं, तथा जब स्पर्धा विभिन्न जातियों के बीच होती है तो इसे अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खाद्य श्रृंखला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किसी परितंत्र में जीवों की वह श्रृंखला जिससे एक जीव दूसरे जीव को खाता है तथा स्वयं अन्य जीवों के द्वारा खाया जाता है, इस श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। एक दूसरे को खाना, ये क्या कहलाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाता है। खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होता है। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव अभयारण्य क्या है। तो वन्य जीव अभयारण्य एक ऐसा स्थान होता है जहां पर अन्य जीवों को संचारित रखा जाता है। वन्य जीव अभयारण्य का उद्देश्य केवल वन्य जीवन का संरक्षण करना होता है। इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व, लकड़ी काटने, पशु को चराने आदि की अनुमति नहीं दी जाती है। इनकी स्थापना एवं नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार के अधीन होती है। भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य जैसे इडुक्कड़ी अभयारण्य केरला में है, मालाकार अभयारण्य जो केरल में है,
वोड़ी अभयारण्य जो मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर अभयारण्य जो कि मध्य प्रदेश में, गानी पक्षी विहार जो कि राजस्थान आदि में है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो IUCN द्वारा जारी की गई एक ऐसी किताब जिसमें विलुप्त, संकटग्रस्त, दुर्लभ, अनाकलित जीव जातियों का सूचितबद्ध वर्णन किया जाता है, इसे रेड डाटा बुक कहते हैं। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। रेड डाटा का बुक सहायता से हमें संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इस जानकारी की सहायता से हम उन संकटग्रस्त जीवों को संरक्षण के लिए प्रयास कर सकते हैं, उनको बचाव के लिए कर सकते हैं, उन्हें विलुप्त होने से बचा सकते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत निम्नलिखित जीवों जैसे एक सींगा वाला गेंडा, कस्तूरी हिरण, बाघ, बब्बर शेर आदि ये सब क्या हो चुके हैं, ये विलुप्त हैं, ये संकटग्रस्त हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो भैया देखिए इतना आसान आंसर मैंने सबका लिखा है, सबको याद जरूर कर लेना। जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारण लिखिए। तो अंधाधुंध वनों की कटाई, गैर कानूनी रूप से वन्य प्राणियों का शिकार, मानव की प्रक्रिया, वुल्वस या जानबूझकर वनों की लगाई गई आग और पूर्वपोषण बोल रहा है प्रदूषण। ये चार चीज जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारण है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा मेरे लिए, ठीक है ना। यदि अभी तक आपने हमसे जुड़ा नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हर प्रकार की तैयारी आपको इस चैनल पर कराई जाएगी। बायोलॉजी से लेकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर चीज की तैयारी, इंग्लिश तक की तैयारी भी चैनल पर बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। और आपके पास समय कम है तो आपको वही बताया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने के याद दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।